If you find someone who is suddenly can't smile, can't speak clearly, or can't raise his or her hand, what do you think what happened to that person? Stroke? You are right. And if you are not agree and not sure that that person is suffering from stroke, then you have to stay with me for a few minutes to know everything regarding the stroke, from causative factors to risk factors, clinical picture to diagnosis, various treatment options, rehabilitation and prevention. Hi, myself Dr. Vasini Bhatt, and to talk on very important topic, we have with us Dr. Mukesh Sharma, who is a Director Neurointervention and Stroke. Dr. Mukesh, welcome to the Facebook Live. Thank you so much. Before we begin with the discussion on the stroke, let's begin with the Stroke Awareness Month. May is a Stroke Awareness Month. Just let us know the purpose to bring this awareness in the society. You are absolutely right. May is a Stroke Awareness Month, and it is decided by World Stroke Organization to increase the stroke awareness among the local public. Okay. So stroke मतलब ब्रेन अटैक, मतलब लकवा, गुजराती में पक्षघात. ओके, ऑल आर सिमिलर एंड ये यूजुअली ब्रेन की किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई में अवरोध होने की वजह से होता है, रुकने की वजह से होता है, जो दो वजह से होता है. वन, ब्लड सप्लाई रुकना जिसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और दूसरा ब्लड सप्लाई ब्रस्ट हो जाए जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोकल पब्लिक में. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर 40 सेकेंड में इंडिया में एक आदमी को लकवा होता है. हर एक 4 मिनट में स्ट्रोक की वजह से किसी की डेथ होती है. और इंसिडेंस और प्रेवलेंस अराउंड लाइक हर 100,000 पॉपुलेशन, मतलब 1 लाख पर करीब 140 लोगों को स्ट्रोक होता है. ओके, तो ये लीडिंग कोज है डिसेबिलिटी का, और 4th लीडिंग कोज है डेथ का. तो अपन कंबाइन करें टीबी, HIV, मलेरिया, डेंगू, जिसकी वजह से डेथ होती है, उससे ज्यादा स्ट्रोक की वजह से इंडिया में डेथ होती है. और इसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लकवा रिवर्ट हो सकता है यदि इसको टाइमली लोकल पब्लिक पहचाने और उसका टाइमली ट्रीटमेंट सही जगह पर हो सके, तो लकवा रिवर्ट हो सकता है, लकवा ठीक हो सकता है. ओके, सो अवेयरनेस का जो है बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है. अगर कॉजेज और रिस्क फैक्टर की बात करें, जैसे आपने बताया कि इसके जो केसेस है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, एंड इवन वी कैन फाइंड सच केसेस इन द यंगर जनरेशन, देन व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर? सो मैंने आपको बताया 2 वजह है. हेमरेजिक स्ट्रोक, जो अराउंड 100 में से 15 लोगों को जो लकवा होता है वो हेमरेज की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है. और 85% ये है जो नस की, जो खून की नली है ब्रेन की, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से होता है. तो जो 85% होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली वो है ब्लॉकेज की वजह से होता है. रिस्क फैक्टर दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ओके, तो अपन डिवाइड करें रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब जिनको मॉडिफाई करके हम स्ट्रोक से बच सकते हैं फ्यूचर में. नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको मॉडिफाई कर ही नहीं सकते. जैसे आपके जीनेटिक्स है, हम हमारे जीन को चेंज नहीं कर सकते. आपकी फैमिली हिस्ट्री, किसी को पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को लकवा हुआ है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. पास्ट में आपको लकवा हुआ है तो आपको फिर लकवा होने के चांसेस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. रेस, हम एशियन है तो हमारे को ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू यूरोपियन अमेरिकन, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. एज, जो हम टाइम के साथ में हमारी एज बढ़ रही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. मेल की कंपेयर टू फीमेल ज्यादा होता है, हम जेंडर चेंज नहीं कर सकते. तो ये रिस्क फैक्टर है जिनको हम वी कैन नॉट मॉडिफाई, पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन. ओके, तो इंडियन स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का इस टाइम का स्लोगन है कि आप अपना बीपी चेक कराएं. ओके, और जनरल पब्लिक में अराउंड 25% पॉपुलेशन हैविंग द ब्लड प्रेशर. ओके, एंड जस्ट ट्रीटिंग दैट ब्लड प्रेशर, जस्ट नॉर्मलाइजिंग द ब्लड प्रेशर, यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ stroke by 8 times. So somebody who is non-hypertensive or somebody is hypertensive, that patient, those who are having a hypertension, they have 8 times risk of stroke. Okay, so just
taking care of the blood pressure, taking regular medication of the blood pressure, you can reduce the chances of stroke. Okay. Number 1. Number 2, diabetes. Number 3, आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा होना. Number 4, आपकी ओबेसिटी. Number 5, स्मोकिंग. ओके, एंड सेडेंटरी लाइफ. इन सब चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हो. फॉर लास्ट इज हार्ट. कई लोगों को हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं. तो इन सब चीजों का ट्रीटमेंट लेकर और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप स्ट्रोक की रिस्क बड़ा कम कर सकते हो. Yeah. So there are various risk factors जैसे आपने बताया, modifiable, non-modifiable and the causative factors responsible for stroke. अगर clinical picture की बात करें, and what are the warning signs that one should know? Like you in the beginning of our talk you explained already. Yeah. So sudden मतलब अचानक यदि आपको किसी हाथ पैर में वीकनेस आती है, अचानक आपको फेस पे वीकनेस आती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, okay. अचानक आपको बोलने में तकलीफ होती है, अचानक आपका विजन चला जाता है. okay. So इन सब को रिमेम्बर करने के लिए एक बी फास्ट का हर एक लेटर स्ट्रोक के सिम्टम से रिलेटेड है. बी मतलब बैलेंस. अचानक किसी का बैलेंस खराब हो रहा है. ई फॉर आई साइट, अचानक विजन चला गया है. एफ फॉर फेस, यदि मुंह टेढ़ा हो गया है फेस. ए फॉर आर्म का वीकनेस हुआ है. एस फॉर स्पीच, मतलब स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है. टी फॉर टाइम. सो आपको फास्टली रिएक्ट करना है, फास्टली ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां सीटी स्कैन, एमआरआई, डॉक्टर जो स्ट्रोक को ट्रीट कर सकता है वो अवेलेबल है. तो आपके स्ट्रोक से या ब्रेन अटैक से रिवर्ट होने की संभावना ज्यादा है. ओके, सो यू शुड रीच इन अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल. ओके, सो टी स्टैंड फॉर द टाइम एंड टाइम इज ब्रेन. आपने टाइमली ब्रेन अटैक होने के बाद में सही प्लेस पे पहुंचे तो हो सकता है आपको सही ट्रीटमेंट मिले और आप वापस लकवे से ठीक हो सकते हैं. Okay, so these are the clinical picture, sign and symptoms one should know, right? Yes, be fast. Yeah, be fast. इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि 2 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिक एंड हेमरेजिक्स, तो उसके क्लिनिकल पिक्चर में कोई डिफरेंस रहता है कि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है? देखिए, जैसे ही ब्लड सप्लाई में अवरोध होता है, हमारा वो ब्रेन का पार्ट काम करना बंद कर देता है. yeah. और आउटसाइड में हमें ये बी फास्ट के रूप में दिखता है. okay. ठीक है, तो वो हेमरेज की वजह से हो या फिर ब्लॉकेज की वजह से हो, इसको बिना सीटी स्कैन या एमआरआई करे बता नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इमेजिंग ऑफ ब्रेन, जो है सीटी स्कैन और एमआरआई. आजकल सब जगह पर सीटी स्कैन अवेलेबल है. सो इजीली आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा जो आपको लकवा हुआ है वो ब्रेन की वेसल में ब्लॉकेज की वजह से हुआ है या हेमरेज की वजह से हुआ है. Yeah. So let's come to the diagnosis of the stroke. जैसे आपने बताया कि CT scan and MRI plays a vital role. Any other investigations are helpful for the diagnosis? No, the CT scan and MRI is CT scan or MRI is sufficient for confirmation. Okay. Sometime क्या होता है कि शुगर कम होने पर भी ऐसे जिसको हम स्ट्रोक मिमिक बोलते हैं, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मोस्टली सब इमरजेंसी में सब जगह पर शुगर इमीडिएटली कर लिया जाता है. हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, वो कभी कभी मिमिक करता है स्ट्रोक, पर इट इज नॉट अ cause for the laqua, not common cause of laqua. Okay, let's talk about the very popular term and that is a golden hour. जब भी स्ट्रोक की बात करते हैं, we need to explain and just understand that why this term is so important. As you have said, there's no time, that means no brain. So time is brain. Okay, तो golden hour हम उस पीरियड को बोलते हैं जब ये इनिशियल आवर ऑफ द स्ट्रोक, जो इनिशियल टाइम होता है लकवा होने के बाद में, यदि उन टाइम में मरीज को ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है. ओके, सो हम उस टाइम को कंसिडर करते हैं जैसे ही पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आता है या स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आता है, हमारा एम होता है कि उसको जो ट्रीटमेंट है वो 1 घंटे के अंदर डिलीवर करें. ओके, सो दैट पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन आवर्स. सो आप रफली ये बोल सकते हो स्ट्रोक होने के बाद में जो इनिशियल पीरियड है उनको गोल्डन आवर्स बोलते हैं. यदि उस टाइम में यदि पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है.
आपने ही वो टाइम बिगाड़ दिया और आप वो स्ट्रोक रेडी सही हॉस्पिटल जगह पे में नहीं पहुंचे। पहुंचे, तो आपका गोल्डन हार चला गया। इससे इसके बाद में आपको स्ट्रोक से और लकवे से या ब्रेन अटैक से रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Yeah, exactly. As you have mentioned that one should reach to the stroke ready hospital. So let us know that what do you mean by stroke ready hospital and how the team works. Yeah, so brain टाइम इज ब्रेन, Yeah. गोल्डन आवर्स, यदि ट्रीटमेंट गोल्डन आवर्स में मिले तो मरीज ठीक हो सकता है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल का मतलब ये होता है जहाँ स्ट्रोक केयर इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल हो, नंबर 1। जहाँ इन हाउस सीटी स्कैन और MRI अवेलेबल हो। थर्ड, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो जो इमीडिएटली मरीज को देख सके। फोर्थ, वो डिसीजन ले सके जहाँ पर वो ट्रीटमेंट ले सके और वो ट्रीटमेंट अवेलेबल हो उस हॉस्पिटल में। तो ट्रीटमेंट 2 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 1, वो क्लॉट डिसोल्व करने का मेडिसिन, क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, जो 4.5 घंटे तक स्ट्रोक होने के बाद में दी जा सकती है। दूसरा कैथ लैब, जहां पर मरीज को ले जाकर पैर की नली के से पहुंचकर ब्रेन में नेट से या जाली से या वायर से उस क्लॉट को बाहर निकाला जाता है, जिसको हम थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। ये सारी सुविधाएं जहां पर अवेलेबल हो उसको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। क्योंकि यदि इनिशियल आवर्स में आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचोगे तो ये टाइम डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है, वो आपको मिलेगा नहीं, और वो मिलेगा नहीं तो आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। Exactly. As we are discussing the treatment part in the stroke unit, that if you want to add something to the treatment and the rehabilitation after the treatment, what are those? So most commonly stroke ब्रेन की वेसल में ब्लॉकेज की वजह से होता है और ये ब्लॉकेज को ओपन 2 मेथड से किया जाता है। 1 is a clot busting medication, that is the treatment called a thrombolysis. वो 4.5 घंटे तक किसी भी मरीज में किया जा सकता है और वो जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट जैसे बाकी इंजेक्शन दिए जाते हैं सेम उसी इंजेक्शन दिया जाता है और उससे वो जो क्लॉट ब्रेन में बना है वो डिसोल्व हो जाता है, आर्टरी जो वेसल्स है वो ओपन हो जाती है। पर कुछ लोगों में क्लॉट की साइज और वेसल्स का ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होता है और वो नहीं खुल पाता है क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन। तो हम यहाँ की जो पैर की नली है, आर्टरी है, उसके द्वारा ब्रेन की नली में पहुंचते हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट छल्ला हार्ट की नली में लगाते हैं, वैसे ही हम ब्रेन की वेसल्स में जाकर उसको उस छल्ले के द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा या स्टेंट बोलते हैं, रिट्राइवर स्टेंट के द्वारा या एस्पिरेशन कैथेटर के द्वारा उस क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं और आर्टरी ओपन हो जाती है। ये दोनों ट्रीटमेंट जितना जल्दी मिले उतना ज्यादा चांसेस है वो रिवर्स हो सके। तो थ्रोम्बोलाइसिस 4.5 घंटे तक और थ्रोम्बेक्टोमी 24 आवर्स तक। बट जितना जल्दी उतना ज्यादा चांसेस आपके रिकवरी के। तो फिजियोथेरेपी का मतलब जस्ट एक्सरसाइजेस नहीं है, उसका मोबिलाइजेशन है। अदर कॉम्प्लिकेशन जो स्ट्रोक के साथ में होता है उसको प्रिवेंशन के लिए भी फिजियोथेरेपी कराई जाती है। ओके, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, देन स्पीच थेरेपी है। ओके, और कई बार स्वेलोइंग में भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी डॉक्टर अलग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है जो उसको स्वेलोइंग के कुछ ट्रिक्स रेगुलरली करता है, जिससे उसको मरीज को पोस्ट स्ट्रोक जो स्वेलिंग प्रॉब्लम है उसमें रिकवरी में हेल्प करता है। तो रिहेबिलिटेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनिशियल 6 मंथ यदि प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेशन किया जाए तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो इट्स अ टीम वर्क टू गेट बैक टू द नॉर्मल। स्ट्रोक ट्रीटमेंट जो है ऑलवेज बी ए टीम वर्क। So starting from the neurologists, then the radiologists, rehabilitation physiotherapists, occupational medicine therapists, physiotherapists, speech therapists. So ये सब मिलाकर एक पोस्ट स्ट्रोक ट्रीटमेंट करते हैं। रिहेबिलिटेशन हो सकता है। वेरी नाइस। सो यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली। एनी लास्ट मैसेज ऑन दिस अवेयरनेस मंथ? आपको या आपकी फैमिली में या किसी नियर और डियर को स्ट्रोक, उसको पहचाने, बी फास्ट से। ओके, बैलेंस, आई साइट, फेस वीकनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस, यदि सडनली ये चीजें हुई है तो टाइम इज ब्रेन, टाइमली आपका रिएक्शन आपकी रिकवरी को बढ़ा सकता है। ये सब होने पर आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचो, क्योंकि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के अंदर ये सब सुविधाएं अवेलेबल है जिससे आपको ट्रीटमेंट फास्ट मिल सके। यदि आपको ये ट्रीटमेंट फास्ट मिलेगा इन फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टोमी, उससे आपको स्ट्रोक से ठीक होने की संभावना बढ़ती है। तो सर्च फॉर
stroke ready hospital in suspicion of stroke to near or dear and reach to that hospital. So thank you, Dr. Mukesh Sharma, for joining us and sharing this wonderful information regarding stroke. Thank you so much.